हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लासेस विद आदर्श में। आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के विषय में, जिसका कि 13 दिसंबर 2023 को प्रकाशन हो चुका है। उसके संबंध में कुछ नियम कानून आ चुके हैं जिन पे काफ़ी इस समय गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है। बहुत सारे चैनल्स के माध्यम से, बहुत सारी जानकारी के माध्यम से जो अभ्यर्थी हैं वो कंफ्यूज भी हुए जा रहे हैं, लगातार उसको सर्च कर रहे हैं। तो मैं सीधे आपको वो पूरा आयोग का जो आदेश आया है, जो पूरा 76 पन्नों का एक निर्माण आदेश जारी हुआ है, उसको लेकर मैं आ गया हूँ। आप देख सकते हैं, मैं पूरी अधिसूचना ही आपको पढ़ करके सुनाए देता हूँ सीधे सीधे। आप साथ में लाइव देखते भी चलिए और सारी चीज़ें मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि इसके बाद में आपको किसी भी माध्यम से, किसी भी अन्य सोर्स से जानकारी इकट्ठा करने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पे आपके सारे जो कन्फ्यूजन हैं वो दूर हो सकें। तो आप देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा अनुभाग। किसकी बात की गई है? उच्च शिक्षा अनुभाग की। सारे शब्दों पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि कन्फ्यूजन हमेशा शब्द ही क्रिएट करते हैं। अगर आपने ठीक से नहीं समझ पाया तो कन्फ्यूजन क्रिएट होना कंपलसरी है। लखनऊ, दिनांक 13 दिसंबर 2023 को ये अधिसूचना जारी की गई है। क्या अधिसूचना जारी हुई है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 अधिनियम, ये एक्ट बन चुका है, क्योंकि इस पे राज्यपाल अपनी सिफारिश दे चुके हैं। कोई भी बिल तब तक एक्ट अधिनियम नहीं बनता है जब तक उस पर राज्यपाल या राष्ट्रपति अपनी जो है कि स्वीकृति ना दे दें। यहाँ पे राज्यपाल ने अपनी स्वीकृति दे दी है, मतलब कि ये एक्ट बन चुका है। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन 2023 की धारा 27 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल चयन की गुणवत्ता, निष्पक्षता, पारदर्शिता ये सब सुनिश्चित करने के लिए क्या करते हैं, सक्षम अध्यापकों और प्रशिक्षकों का चयन करने और मार्गदर्शी सिद्धांतों का सुस्पष्ट समुच्चय, जो आयोग अपने कानूनी और बाध्यताओं का निर्वहन करने के लिए अपनाए जाने वाले प्रविशा शक्तियों, कृत्यों, प्रक्रियाओं का वर्णन करता है, को स्थापित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती है। यानी आगे जो नियमावली दी गई है उसके संबंध में राज्यपाल ने अपनी स्वीकृति दी है, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से योग्य शिक्षकों की गुणवत्ता युक्त शिक्षा हेतु भर्ती की जा सके। अब क्या है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा हेतु जो चयन आयोग नियमावली बनी है उसके संबंध में अध्याय 1 में क्या दिया हुआ है? इसमें दिया है संक्षिप्त नाम और प्रारंभ परिभाषाएं, यानी किसको क्या क्या जाना जाएगा। जैसे इस पूरे अधिनियम को क्या कहा जाएगा, इस आयोग को किस नाम से जाना जाएगा? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग नियमावली 2023 के नाम से इसकी जानकारी की जाएगी। जब भी बात की जाएगी तो इस नाम से इसका जिक्र किया जाएगा। अधिनियम का तात्पर्य कौन से अधिनियम से लिया जाएगा? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023। अगर भविष्य में इस नियमावली में जहाँ पे ये शब्द आएंगे उसका मतलब ये होगा। समिति का मतलब क्या होगा? समिति का मतलब होगा कि जो अध्यक्ष, इस आयोग का जो अध्यक्ष अगर अपने द्वारा जो अपने सदस्यों में से कोई समिति गठित करता है तो उसका अर्थ लिया जाएगा समिति से। आगे समितियों की भी बात करेंगे कि कौन कौन सी समितियों का गठन किया जा सकता है। परीक्षा, अगर परीक्षा शब्द आता है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा अध्यापक और अनुदेशक के चयन हेतु जो परीक्षा आयोजित की जाएगी वो साक्षात्कार। साक्षात्कार का अर्थ क्या होगा? अध्यापक या अनुदेशक इनके चयन हेतु जो भी इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा उसका अर्थ लिया जाएगा आगे अधिनियम में, जहाँ पे साक्षात्कार शब्द आएगा तो उससे। तो यहाँ पे कोई खास चीज नहीं है। यहाँ पे आयोग के गठन के बारे में जो बातें दी गई हैं वो अध्याय 1 में दी गई हैं। रिक्ति, रिक्ति का अर्थ क्या होगा? जहाँ पे महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनका अर्थ आपको जानना जरूरी है, तो वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। किसी अध्यापक या अनुदेशक की मृत्यु,
सेवानिवृत्ति या रिजाइन या त्याग पत्र या सेवा समाप्ति यानी उसको सेवा से ही बाहर कर दिया जाए, पदच्युति यानी पद से हटा दी जाए, या यह हटाए जाने के या नए पद के सृजन यानी अगर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ती है तो उन स्टूडेंट के सापेक्ष शिक्षकों की भी संख्या बढ़ाई जाती है, इस हेतु पदों का सृजन किया जाता है। तो पदों के सृजन के माध्यम से या किसी अधिकारी का किसी उच्चतर पद पर या मौलिक रूप से पदोन्नति या नियुक्ति के परिणाम स्वरूप रिक्ति से है। तो यहाँ पर तो आयोग के गठन की बात की गई है। अब इसमें देखो यहाँ पे अध्याय 2 में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि अध्याय 2 का अर्थ क्या है। अध्याय 2 में आयोग का गठन और आयोग के कर्मचारी वर्ग की आयोग का गठन कैसे होगा और आयोग में कौन कौन से कर्मचारी होंगे, तो उनके चयन और उनके मानदंड और उस चयन की प्रक्रिया का वर्णन इसमें किया गया है। तो इसमें खास आपको इंटरेस्ट नहीं लेना है क्योंकि ये आपके मतलब की ज़्यादा बात नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सदस्यों का अध्यक्ष के चयन हेतु एक तलाश समिति गठित होगी। जो अध्यक्ष और सदस्य का चयन होगा शिक्षा सेवा चयन आयोग के, उसके लिए पहले एक तलाश समिति गठित की जाएगी और उस तलाश समिति में कौन होंगे, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, ये अध्यक्ष होंगे उस तलाश समिति के, और अपर मुख्य या प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन, ये सदस्य होंगे। अपर मुख्य या प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन, ये भी उसके सदस्य होंगे। आगे दिया गया है कि अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग, ये भी उसके सदस्य होंगे। अपर मुख्य या प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग, ये भी उसके सदस्य या सदस्य सचिव होंगे। तो जो तलाश समिति बनेगी वो 5 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे, बाकी शिक्षा विभागों के जो सचिव होंगे वो उसके सदस्य होंगे। अब ये समिति क्या करेगी, ये शिक्षा आयोग का जो गठन होगा वह गठन करेगी, किसे अध्यक्ष बनना है किसे सदस्य बनना है, ये उक्त समिति उस चीज को तलाश करेगी और वो मुख्यमंत्री के अनुमति हेतु या अनुशंसा हेतु प्रस्तुत किया जाएगा, और जब मुख्यमंत्री उस पर अपनी अनुशंसा दे देगा तो उस आयोग का गठन हो जाएगा। इन्हीं की योग्यता और अयोग्यता का जिक्र इसमें किया गया है अध्याय 2 में। अब आइए बात करते हैं अध्याय 3 में। अध्याय 3 में क्या दिया गया है कि आयोग की कार्य संचालन की प्रक्रिया, आयोग का कार्य संचालन कैसे होगा, आयोग अपना कार्य कैसे करेगा। तो पहले उसमें दिया गया है बैठकें, आयोग की बैठकें कब होंगी, तो इसमें सीधे सीधे बता दिया गया है कि आयोग की बैठक साधारणतः प्रत्येक के मंगलवार को होगी, और अगर आवश्यक समझा जाए तो किसी भी दिन हो सकती है, लेकिन मुख्यतः साधारणतः मंगलवार को होगी। और मंगलवार को अगर किसी कारणवश अवकाश है या न हो पाए किसी कारणवश, तो मंगलवार के ठीक अगले दिन होगी आयोग की बैठक। आयोग विभिन्न बैठकें करता है, विभिन्न निर्णय लेता है, तमाम कार्य प्रस्तावित होते हैं, आयोग के माध्यम से तमाम कार्य किए जाते हैं। जैसे अगर आपकी कोई वैकेंसी ही आएगी तो भी आयोग के मध्य पूरा डिस्कशन होने के बाद ही आएगी, तो उसके संबंध में तमाम बैठकें की जाती हैं, उन बैठकों के विषय में बताया गया है। और दूसरे में क्या दिया, प्रत्येक के बैठक का दिनांक, डेट, समय, ये अध्यक्ष की पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही सचिव द्वारा समुचित तरीके से किया जाएगा। तो ये यहाँ पर खंड 2 में जो अध्याय 2 है, इसमें क्या किया गया है कि आयोग की बैठकें कैसे होंगी, आयोग क्या क्या काम करेगा। आयोग की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति तत्समय कुल सदस्यों की आधी संख्या से होगी। अगर जितने भी सदस्य हैं उनमें से आधी संख्या अगर उपस्थित है तभी गणपूर्ति मानी जाएगी और उसका कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें मुख्यतः ये बताया गया है अध्याय 2 में कि किस तरीके से आयोग अपना कार्य करेगा, किस तरीके से आयोग की बैठकें होंगी, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कब कब बैठकें होंगी, कितने सदस्य होने पर उसमें
बैठक का कार्य आगे बढ़ाया जा सकेगा। जैसे इसमें खंड अध्याय 2 के खंड 5 में दिया गया है, अध्यक्ष उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित ज्येष्ठतम सदस्य। अगर बैठक होने जा रही है और अध्यक्ष अनुपस्थित है तो जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा वो आयोग की अध्यक्षता करेगा। या किसी कारणवश अगर सीट रिक्त है तो वहां पर जो है वरिष्ठतम सदस्य उसकी अध्यक्षता करेगा। यथासंभव बैठक में लिया गया निर्णय विनिश्चय सर्वसम्मत से होगा। अगर बैठक में कोई निर्णय आता है तो वो सर्वसम्मति से निर्णय होगा। किसी मतभेद की स्थिति में आयोग का विनिश्चय किसी बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। यदि मत समान हो तो अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। क्या है कि अगर बैठक में आयोग की बैठक हो रही है, उसमें किसी मुद्दे पर, वैसे तो ये माना जाता है कि अधिकतम जो निर्णय लिए जाएंगे वो सर्वसम्मति से, यानी सारे ही सदस्य अध्यक्ष उस निर्णय के प्रति अपनी सहमति देंगे। लेकिन अगर किसी कारणवश किसी मुद्दे पर बहस हो जाती है और उस मुद्दे पर सर्वसम्मति नहीं बन पाती है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको वोटिंग का अधिकार होगा और जिस मत, जहां पर बहुमत, अगर जिस बात को लेकर बहुमत हो जाएगा वही माना जाएगा। अच्छा, जब अध्यक्ष छुट्टी पर रहने के कारण अनुपस्थित हो, अध्यक्ष अवकाश ले गया हो जो आयोग का अध्यक्ष है, तो क्या होगा, बैठक में उपस्थित होने में अगर असमर्थ हो, अनुपस्थित हो, छुट्टी पर हो या अनुपस्थित हो या उपस्थित होने में असमर्थ हो तो ज्येष्ठतम सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा और अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा। परंतु यह कि ऐसे मामलों की सूची जिन पर अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान कोई विनिश्चय किया गया हो, जिनके संबंध में कार्रवाई की गई हो, यथास्थिति उनके अवकाश से वापस आने या अपने कर्तव्यों को फिर से संभालने पर उनके समक्ष रखी जाएंगी। अगर कोई निर्णय ले लिया गया है और अध्यक्ष उस समय अनुपस्थित है तो अध्यक्ष के वापस आने के पश्चात वो लिया गया निर्णय उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा कि सर, जब आप अनुपस्थित थे तो कमेटी ने, पूरे आयोग ने ये निर्णय किया है, आपके समक्ष ये प्रस्तुत है। ये सारी चीजें अध्याय 2 में बताई गई हैं। कार्य आवंटन और प्रक्रिया की, जो समितियां बनाई जाएंगी उनके मध्य कार्य आवंटन कैसे होगा, या किसी विशेष कार्य को विशेष सदस्य को किस तरीके से सौंपा जाएगा, कब तक वो कार्य पूरा हो जाने चाहिए, किस तरीके से उस कार्य को करना है, ये सब खंड 2 में बताया गया है। एक महत्वपूर्ण बात ये बताई गई, परीक्षा समिति की शक्तियां एवं कर्तव्य। जो एक समिति बनाई जाएगी आयोग के माध्यम से जो परीक्षा करवाएगी, अगर कोई भर्ती आती है, कोई भर्ती प्रक्रिया आती है तो उसके माध्यम से जो परीक्षा होगी वो किस तरीके से होगी, परीक्षा समिति अपने कार्यों को किस तरीके से करेगी, तो वो यहाँ पे बताया गया है। आयोग द्वारा परीक्षाओं का संचालन परीक्षा समिति के द्वारा किया जाएगा। आयोग जो भी परीक्षाएं करवाएगा, चाहे वो बेसिक शिक्षा विभाग की हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा विभाग की हो, चाहे वो उच्चतर शिक्षा विभाग की हो, तो वो परीक्षा समिति के माध्यम से ही वो परीक्षाएं आयोजित कराएगा। और परीक्षा समिति का कार्य क्या होगा, क्या उसका गठन का प्रकार होगा, वो बताया गया है। परीक्षा समिति में आयोग का जो अध्यक्ष होगा वही वो आयोग का वरिष्ठतम सदस्य। परीक्षा समिति में आयोग का अध्यक्ष, आयोग का वरिष्ठतम सदस्य, सचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं उप सचिव होंगे। परीक्षा समिति में कौन कौन होगा, आयोग का अध्यक्ष होगा, आयोग का वरिष्ठतम सदस्य होगा, सचिव होगा और परीक्षा नियंत्रक एवं उप सचिव, ये परीक्षा समिति में होंगे। आयोग का अध्यक्ष ही परीक्षा समिति का चेयरपर्सन होगा। जो आयोग का अध्यक्ष है वही परीक्षा समिति का मुखिया होगा या परीक्षा समिति का अध्यक्ष होगा। परीक्षा समिति अधिनियम और इस नियमावली के उपबंधों के अध्ययन ऐसे कर्तव्यों और कृत्यों का संपादन करेगी जो आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित नियमों या आदेशों के अधीन उसे सौंपे जाएं। यानी परीक्षा समिति क्या करेगी, ऐसे नियमों और ऐसे कार्यों को करेगी जो नई भर्ती के संबंध में जो उसे कार्य सौंपे जाएंगे। परीक्षा समिति का चेयरमैन परीक्षाओं के समुचित और समय से संचालन तथा उसकी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।
परीक्षा समिति का जो चेयरमैन होगा, यानी जो आयोग का, शिक्षा सेवा आयोग का अध्यक्ष है, वही परीक्षा समिति का चेयरमैन है। वो किस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि ठीक तरीके से परीक्षाएं समय से संपादित हों, ठीक तरीके से उनका संचालन हो, परीक्षाओं की गोपनीयता और शुचिता, पारदर्शिता बनी रहे, इन सब चीजों को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा। जब तक अन्यथा विहित न हो, ऐसी परीक्षाओं से संबंधित समस्त संविदाएं लिखित रूप में होंगी और समस्त दस्तावेज और परीक्षा संबंधी अभिलेख आयोग के निमित्त सचिव परीक्षा नियंत्रक द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे, किंतु चेयरमैन के आदेश से जारी किए जाएंगे। ऐसे समस्त अभिलेख चेयरमैन के अनुदेश पर परीक्षा सचिव आबलिक परीक्षा नियंत्रक की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो भी दस्तावेज हैं, जैसे परीक्षा होने के बाद अगर कापियां गई हैं, परीक्षा होने के बाद जो रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, वो सारे कार्यक्रम कौन करेगा? परीक्षा नियंत्रक। लेकिन वो जारी आयोग की अध्यक्ष, चेयरपर्सन की अनुमति पर ही होंगे। ऐसी परीक्षाओं के संचालन के लिए समस्त प्रबंध परीक्षा समिति के द्वारा आयोग के परामर्श से और ऐसे निर्देशों के अनुसार किए जाएंगे जो आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किए जाएं। कहने का मतलब क्या है? ऐसी परीक्षाओं के संचालन, कोई भी परीक्षा आई है, जो भर्ती परीक्षा है, उसके संबंध में समिति के द्वारा आयोग के परामर्श से ही ऐसे निर्देशों के अनुसार किए जाएंगे जो आयोग इस संबंध में या इस निमित्त में आयोग आदेश जारी करे। साक्षात्कार बोर्ड का गठन। अच्छा, जिन एग्जाम्स के लिए साक्षात्कार बोर्ड का गठन किया जाना है, तो उसके विषय में क्या कहा जाए? आयोग विभिन्न पदों या पदों के श्रेणियों के लिए साक्षात्कार आयोजित होना है। जो पद होंगे, विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार होगा, लेकिन साक्षात्कार उन्हीं के लिए होगा जिनमें पहले से अधिसूचित कर दिया जाए। प्रत्येक परीक्षा के लिए साक्षात्कार नहीं होगा, ये आप दिमाग में अभी से बैठा लीजिए। आयोग विभिन्न पदों या पदों के श्रेणियों जिनके लिए साक्षात्कार आयोजित होना है के लिए पृथक साक्षात्कार बोर्ड गठित करेगा। अगर सभी परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार होना होता तो यहाँ पे स्पष्टतः लिखा होता कि साक्षात्कार बोर्ड का गठन समस्त परीक्षाओं हेतु किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयोग विभिन्न पदों या पदों के श्रेणियों के लिए जिनके लिए साक्षात्कार आयोजित होना है के लिए पृथक साक्षात्कार बोर्ड गठित करेगा। यानी परीक्षा समिति अलग बनेगी और साक्षात्कार बोर्ड जो है वो अलग बनेगा। अभ्यर्थियों की, और जहां किसी विशेष पद के लिए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है, एक से अधिक साक्षात्कार बोर्ड का गठन कर सकता है। आयोग क्या कर सकता है? अगर कम संख्या में अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट कम हैं, तो एक साक्षात्कार बोर्ड गठन हो सकता है। अगर कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है तो साक्षात्कार बोर्ड जो है वो एक से ज़्यादा गठित किए जा सकते हैं। जब कभी एक से अधिक साक्षात्कार बोर्ड का गठन किया जाता है, वहां ऐसे साक्षात्कार बोर्ड की संरचना में चक्रानुक्रम द्वारा उतनी बार जितनी बार वह उचित समझे परिवर्तन कर सकता है। आयोग क्या कर सकता है? अगर एक से अधिक बोर्ड गठित हैं तो वो साइक्लिंग के तौर पे जो बोर्ड हैं उनमें परिवर्तन कर सकता है। कभी इस बोर्ड का टर्न आ गया, इस बोर्ड ने इंटरव्यू लिया, कभी दूसरे बोर्ड ने इंटरव्यू लिया, कभी तीसरे बोर्ड ने इंटरव्यू, तो चक्रानुक्रम तरीके से उनका परिवर्तन किया जा सकता है। अब साक्षात्कार बोर्ड में कौन होगा और कितनी संख्या होगी उसका जिक्र किया गया है। किसी साक्षात्कार बोर्ड में कम से कम एक सदस्य और 2 विशेषज्ञ होंगे। सदस्य कौन से? वही जो आयोग में सदस्य होंगे, उसका एक सदस्य इंटरव्यू बोर्ड में होना, साक्षात्कार बोर्ड में होना कंपलसरी है। ऐसा नहीं एक ही होगा, एक से ज्यादा सदस्य भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक सदस्य होना जरूरी है। और 2 विशेषज्ञ होंगे जो किसी जिस विषय की या जिस परीक्षा जिससे संबंधित परीक्षा है, तो उसके विषय विशेषज्ञ 2 सदस्य होने कंपलसरी हैं। किंतु आयोग यदि ऐसा करना आवश्यक समझे, किसी साक्षात्कार बोर्ड में एक से अधिक सदस्यों का 2 से अधिक विशेषज्ञों को सम्मिलित कर सकता है। जैसा मैं बता चुका हूं कि एक से अधिक सदस्य भी हो सकते हैं और 2 से अधिक विशेषज्ञ भी हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम संख्या एक सदस्य
एक जो आयोग का सदस्य होगा और 2 विषय विशेषज्ञों की रखी गई है। और क्या बताया गया, स्पष्टता एक चीज और क्लियर कर दी गई है कि अल्पसंख्यक संस्थाओं के अध्यापकों के चयन हेतु ऐसी संस्थाएं जो अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं, अल्पसंख्यक बच्चे जहां पढ़ते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे जहां पढ़ते हैं, माइनॉरिटीज जहां पढ़ते हैं, तो उनके उन संस्थाओं के चयन के लिए साक्षात्कार बोर्ड में अल्पसंख्यक समुदाय के विशेषज्ञ का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। अगर अल्पसंख्यक विद्यालयों से संबंधित चयन होना है तो वहाँ पे अल्पसंख्यक संस्थाओं से संबंधित जो विशेषज्ञ होगा, अल्पसंख्यक समुदाय का जो विशेषज्ञ होगा अल्पसंख्यक, वह वहाँ पर होना कंपलसरी है। और क्या बताया गया है कि साक्षात्कार का कार्यक्रम आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि कब साक्षात्कार होना है, कहाँ पर होना है, इसका निर्धारण आयोग करेगा और इसके संबंध में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन संसूचना आयोग की वेबसाइट और ईमेल SMS के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी तक पहुंचाई जाएगी। अभ्यर्थियों को इसके माध्यम से सूचित किया जाएगा। यदि कोई सदस्य साक्षात्कार बोर्ड में उपस्थित होने में असमर्थ है तो अध्यक्ष उसके स्थान पर किसी अन्य सदस्य को साक्षात्कार संचालित करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। ये आयोग के चेयरपर्सन, आयोग के अध्यक्ष के पास इस बात की अथॉरिटी है। और इस तथ्य से साक्षात्कार बोर्ड की कार्यवाहियां और उसके द्वारा किए गए चयन अविधिमान्य नहीं होंगे, या कैंडिडेट जो अभ्यर्थी है वो इस बात पे चैलेंज नहीं कर सकता है कि हमारे पास ये बोर्ड था या इसमें ये मेंबर था या ये मेंबर क्यों था। साक्षात्कार बोर्ड में उपस्थित ज्येष्ठतम सदस्य साक्षात्कार बोर्ड की अध्यक्षता करेगा। जो बोर्ड बनेगा उसमें जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा वही उस बोर्ड की अध्यक्षता करेगा। साक्षात्कार बोर्ड की कार्यवाहियां आयोग के समक्ष अनुमोदन के लिए यथाशक्य शीघ्र रखी जाएंगी, तत्पश्चात संस्तुति जारी की जाएगी। ऐसा अनुमोदन परिचालन द्वारा आयोग की किसी बैठक में पास किया जा सकता है। जो साक्षात्कार बोर्ड की कार्यवाहियां होंगी वो आयोग के समक्ष जो है अनुमोदन के लिए रखी जाएंगी। विशेषज्ञों का पैनल, अब विशेषज्ञ कौन से होंगे, यदि किसी बहुत सी परीक्षाएं अब इसमें बेसिक शिक्षा से लगा के उच्चतर शिक्षा विभाग तक की भर्तियों के लिए शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया गया है। तो जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग होता है उसमें विषय विशेषज्ञ के भी इंटरमीडिएट से ही विषय विशेषज्ञ के जो लेक्चरार्स और जो व्याख्याता होते हैं, आचार्य होते हैं डिग्री कॉलेज में, उनकी भर्तियां की जाने लगती हैं। तो वो विषय विशेषज्ञ के व्याख्याताओं का इंटरव्यू लेने के लिए उस विषय के विशेषज्ञ कैंडिडेट को ही जो है कि इंटरव्यू पैनल में होना कंपलसरी है। तो उसके संबंध में भी कुछ बताया गया है कि जो विशेषज्ञों का पैनल बनेगा वो विशेषज्ञ कहाँ से सिलेक्ट किए जाएंगे और किस तरीके से सिलेक्ट किए जाएंगे। बताया गया है कि आयोग द्वारा साक्षात्कार बोर्ड के लिए विषयवार विशेषज्ञों का पैनल विहित किया जाएगा। मान लीजिए कि अगर इंटरमीडिएट में समाज शास्त्र के लेक्चरार की वैकेंसी आई हुई है तो उसका जो इंटरव्यू होगा वो फिजिक्स का विषय विशेषज्ञ तो लेगा नहीं, तो उसके लिए समाज शास्त्र का ही विषय विशेषज्ञ जो है चयनित होके उस इंटरव्यू पैनल में बैठेगा और वो उस कैंडिडेट की या उस पोस्ट से संबंधित जितने भी कैंडिडेट आते हैं उनका इंटरव्यू लेगा। तो उनका चयन कैसे होगा, किस माध्यम से होगा, कहाँ से वो लोग सिलेक्ट किए जाएंगे, इसके बारे में चीजें बताई गई हैं। राज्य शिक्षा सेवा क्या होना चाहिए, आयोग द्वारा साक्षात्कार बोर्ड के लिए विषयवार विशेषज्ञों का पैनल विहित प्रक्रिया अनुसार उन व्यक्तियों से तैयार किया जाएगा जो निम्नलिखित में हों या रह चुके हों। नीचे कुछ योग्यताएं दी हुई हैं, या तो वो वर्तमान में उस योग्यता को धारित कर रहे हैं या पूर्व में धारित कर चुके हैं। पहली योग्यता क्या है, एक में क्या है, राज्य शिक्षा सेवा का सदस्य, राज्य शिक्षा सेवा का सदस्य होना चाहिए। दूसरे में क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का आचार्य हो या सह आचार्य हो, या तो वहां पे प्रोफेसर हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो या सहायक आचार्य हो, किंतु किसी सह आचार्य सहायक आचार्य के मामले में उसे इस
रूप में 10 वर्ष से कम का अनुभव नहीं होना चाहिए। यानी कम से कम उसने 10 वर्ष का एक्सपीरियंस प्राप्त किया हो प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे, तब वह उस इंटरव्यू पैनल में विषय विशेषज्ञ होने की योग्यता रखेगा। तीसरा क्या बताया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त या उससे संबद्ध सहायता प्राप्त स्नातक या सहायता प्राप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्य। कौन विषय विशेषज्ञ हो सकता है? किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त या उससे संबद्ध सहायता प्राप्त स्नातक या सहायता प्राप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्य, यानी डिग्री कॉलेज के, चाहे पीजी कॉलेज हो चाहे अंडर ग्रेजुएट कॉलेज हो, उसके जो प्राचार्य होंगे वो इसके सदस्य बन सकते हैं, बशर्ते कि वह डिग्री कॉलेज या जो है कि वह यूजी या पीजी कॉलेज जो है वह विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो और सहायता प्राप्त हो। नंबर 4 पे क्या योग्यता दी गई है कि उत्तर प्रदेश राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त या उससे संबद्ध सहायता प्राप्त स्नातक या सहायता प्राप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सहायक आचार्य आबलिक प्राध्यापक जिन्हें इस रूप में 10 वर्ष से कम का अनुभव नहीं होना चाहिए। नंबर 5 पे क्या योग्यता दी गई है कि राजकीय स्नातक या सहायता प्राप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्य, और क्या है, राजकीय या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सहायक आचार्य या प्राध्यापक जिन्हें इस रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो। 7वें नंबर पर क्या योग्यता दी गई है? राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य। कौन हो सकता है उसमें? जो ऊपर की सारी योग्यताएं दी गई थी, डिग्री कॉलेज का प्रधानाचार्य होना चाहिए, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का प्रधानाचार्य होना चाहिए, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लेक्चरार्स होने चाहिए जो कम से कम 10 वर्ष का एक्सपीरियंस ले चुके हैं, या सहायता प्राप्त यानी एडेड महाविद्यालयों के प्राचार्य हो सकते हैं, वहाँ के लेक्चरार्स हो सकते हैं जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की सर्विस पूरी कर ली हो। उसके बाद ये योग्यताएं किसके लिए थी? उस इंटरव्यू पैनल के लिए जो डिग्री कॉलेज के लेक्चरार्स की या डिग्री कॉलेज से संबंधित जो भर्तियां की जाएंगी, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की जो भर्तियां होंगी, उनका इंटरव्यू लेगा। अब बात करते हैं जो ऐसी भर्तियां जो इंटरमीडिएट स्कूलों में होनी हैं, तो उसके लिए बोर्ड में होना कौन? ये सारे लोग इंटरव्यू इंटरमीडिएट के बोर्ड में भी हो सकते हैं जो ऊपर बताए गए हैं। डिग्री कॉलेज लेक्चरार्स और प्राचार्य ये इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में जो इंटरव्यू पैनल बनेगा उसमें भी हो सकते हैं। और उसके साथ साथ कौन हो सकता है? राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य, यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो है, जीआईसी जो है, तो जीआईसी के प्रिंसिपल, कॉलेज या हाई स्कूल के प्रवक्ता या सहायक अध्यापक के साक्षात्कार हेतु। ये किस लिए बनाए जाएंगे? जो इंटरमीडिएट कॉलेज या हाई स्कूल के प्रवक्ता या सहायक अध्यापक के जो साक्षात्कार होंगे, इस हेतु जीआईसी का प्रिंसिपल जो है वो बोर्ड में होगा। जीआईसी का प्रिंसिपल कौन से बोर्ड में गठित किया जाए बिठाया जाएगा? जो एलटी ग्रेड की और पीजीटी ग्रेड की जो भर्तियां आएंगी, टीजीटी ग्रेड की जो भर्तियां आएंगी, उनके बोर्ड में कौन गठित बैठा होगा? इंटरमीडिएट कॉलेज का, गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज का प्राचार्य। व्यावसायिक शिक्षा हेतु कौशल विकास या उद्यमशीलता विभाग के अधीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आईटीआई के प्रधानाचार्य श्रेणी फर्स्ट जिन्हें कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो, अथवा संयुक्त निदेशक प्रशिक्षणार्थी शिक्षु अथवा अपर निदेशक प्रशिक्षणार्थी शिक्षु, ये सारे लोग किसमें होंगे? व्यावसायिक शिक्षा के हेतु जो भर्तियां आएंगी उसमें। इस तरीके से पैनल गठित किया जाएगा और उस पैनल के माध्यम से जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो मुहरबिंद विशेषज्ञों के पैनल का गुप्त दस्तावेज होगा और उसे सचिव द्वारा या उसके विनिर्दिष्ट निर्देश द्वारा के अधीन किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा मुहरबंद लिफाफा में निरापद अभिरक्षा में रखा जाएगा और अध्यक्ष के लिखित मांग पर प्रस्तुत किया जाएगा। यानी जो पैनल बना लिया जाएगा वो एक जो गजटेड ऑफिसर होगा उसके सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा, और जब आयोग का अध्यक्ष इस प्रकार की डिमांड करेगा कि हमें साक्षात्कार बोर्ड हेड कैंडिडेट की ज़रूरत है, तो वो
रिटन में जब ऐसी डिमांड करेगा तो फिर वो चीज़ प्रस्तुत की जाएगी कि ये योग्य कैंडिडेट हैं और इनमें से आप सिलेक्टिव कैंडिडेट्स को ले सकते हैं। ये बोर्ड जो होगा वो प्रत्येक 3 वर्ष बाद पुनरीक्षित किया जाएगा, यानी रिव्यू किया जाएगा, उसमें परिवर्तन किया भी जा सकता है और उन्हीं कैंडिडेट को भी रखा जा सकता है। अब इसमें अध्यक्ष की शक्ति और कर्तव्यों पे बात की गई है कि अध्यक्ष क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। सदस्य क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उनके कौन से कर्तव्य होंगे, सचिव के कौन से कर्तव्य होंगे इस आयोग में, इन सारी चीज़ों पे बात किया गया। परीक्षा नियंत्रक की क्या शक्तियाँ होंगी और वह क्या कार्य करेगा, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ है, तो हम इस पे बात करते हैं। परीक्षा नियंत्रक आयोग की परीक्षाओं के संचालन एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन संबंधी समस्त कृत्यों का नियंत्रक प्राधिकारी होगा और आयोग एवं परीक्षा समिति के विनिश्चयों के उपबंधों के अनुसार कार्य करेगा। जो परीक्षा नियंत्रक होगा वो क्या करेगा, परीक्षाओं के संचालन यानी परीक्षाएं करवाएगा, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन यानी जो आपकी आंसर शीट्स जाएंगी उनका इवैल्यूएशन मूल्यांकन करवाएगा, और उसके संबंध में जितने भी कार्य होंगे वो नियंत्रक प्राधिकारी, उनका नियंत्रक प्राधिकारी कौन होगा, उनका कंट्रोलर अथॉरिटी कौन होगी, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, परीक्षा नियंत्रक। परीक्षा नियंत्रक निम्नलिखित के लिए भी उत्तरदायी होगा। किस लिए उत्तरदायी होगा, परीक्षा केंद्र अधीक्षकों तथा कक्ष निरीक्षकों की व्यवस्था कौन करेगा, परीक्षा नियंत्रक। परीक्षार्थियों यानी जो कैंडिडेट्स होंगे को रोल नंबर, अनुक्रमांक, आवंटन और प्रवेश पत्र की व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी होगी, परीक्षा नियंत्रक की। आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन के प्रक्रम से चयनित अभ्यर्थियों का पैनल अग्रसारित करने के प्रक्रम तक पदों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अभ्यर्थियों के चयन की कार्रवाइयाँ कौन करेगा, जो सिलेक्टिव कैंडिडेट्स होंगे उनका पैनल कौन बनाएगा, उनके चयन की कार्रवाई कौन करेगा, परीक्षा नियंत्रक। आवेदन पत्रों की समुचित और समय से समीक्षा, जो आवेदन पत्र आप एप्लीकेशन जो देंगे, जो आप आवेदन करेंगे, उन आवेदन की जो उनका जो रिव्यू होगा वो कौन करेगा, उनकी रिव्यू अथॉरिटी कौन होगी, परीक्षा नियंत्रक। वित्त नियंत्रक की शक्तियां, उप सचिव की शक्तियां, आयोग का कार्यालय, समय तथा अवकाश, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं जो खासा महत्व की हमारे लिए नहीं है। आइए बात करते हैं अध्याय 4 में, और यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, कैंडिडेट की दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इसी में सारी चीजें छिपी हुई हैं। अगर आप इसमें लाइन बाई लाइन, वर्ड टू वर्ड सारी चीजों को ध्यान से सुन लेंगे और समझ लेंगे। अब इसमें पहला क्या दिया हुआ है, अध्यापक की अर्हता, योग्यता के विषय में बताया गया है। तो राष्ट्रीयता में क्या लिखा हुआ है कि अध्यापक या अनुदेशक के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता अधिनियम 1955 जो समय समय पर संशोधित होता रहा, के अनुसार भारत का नागरिक हो। अब ये जो लाइन लिखी है इसे लेके बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो इस बात को लेके मिस अंडरस्टैंडिंग का शिकार हो गए हैं कि अगर यूपी में भर्ती आएगी तो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट जो हैं वो उत्तर प्रदेश में आवेदन करने के पात्र हैं। ऐसा नहीं है। अगर इस संबंध में जो नोटिफिकेशन आता है और उसमें उस नोटिफिकेशन में ये लिखा होता है कि इस पद के लिए आवेदन हेतु आपका 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से, 6 माह से उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना, जो भी योग्यता उस समय निर्धारित की जाए, उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना अनिवार्य है, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश का कैंडिडेट ही इसमें आवेदन कर सकता है। इस लाइन जो ऊपर यहाँ पे लिखी हुई है कि भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, ये लिखने का उद्देश्य ये है कि कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत में रह रहा हो या 1955 के जो नागरिकता अधिनियम है उसके अनुसार भारत का नागरिक ना हो, या वो सारी शर्तें पूरी ना करता हो, या घुसपैठिया के तौर पे भारत में आया हुआ हो, ऐसा कोई भी कैंडिडेट अगर उत्तर प्रदेश में भी रह रहा है तो वह इस आयोग के अनुसार पात्र नहीं होगा। ये आप दिमाग से अभी निकाल दें, क्योंकि नोटिफिकेशन जिस समय आएगा उस समय इसकी अलग से एक लाइन लिख के आएगी
आप ध्यान रखिए। उम्र, अब इसमें उम्र के विषय में सारी चीजें क्लियर उस समय भी होती हैं जब नोटिफिकेशन आता है, बहुत सारी चीजें उस नोटिफिकेशन के आधार पे तय होती हैं, फिर भी यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई हैं, उन पे डिस्कशन कर लेते हैं। अध्यापक या अनुदेशक के किसी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थी की आयु उस कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई को जिसमें यथास्थिति आयोग द्वारा रिक्तियां विज्ञापित की जाएं, संबंधित अधिनियमों, सेवा नियमावली, विश्वविद्यालय नियमावली राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी। क्या लिखा हुआ है कि जिस वर्ष में वो भर्ती आएगी, वो विज्ञापन जारी किया जाएगा, उसमें 1 जुलाई, उस वर्ष की 1 जुलाई को ही मुख्यतः उस मतलब उम्र की काउंटिंग की डेट माना जाएगा। और किसके अनुसार माना जाएगा? संबंधित अधिनियमों, जो भी एक्ट हों, जो भी सेवा नियमावली हो उस समय की, विश्वविद्यालय परिनियमावली हो विश्वविद्यालय के लिए, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार होगी। यानी कि ये जो आयोग की नियमावली है ये फर्स्ट एंड लास्ट नहीं है, इसमें संशोधन हो सकते हैं। जो नोटिफिकेशन आएगा, जो राज्य सरकार आदेश जारी करेगी, उसी के अनुसार सारी चीजों की जो है गिनती की जाएगी। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति यानी कि अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC और ऐसे अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। किस पे छोड़ दिया गया है? उम्र का निर्धारण, उम्र की काउंटिंग या उम्र में छूट देना किसकी इच्छा पर छोड़ दिया गया है? राज्य सरकार की इच्छा पर। राज्य सरकार कब तय करेगी? जब वह अपना नोटिफिकेशन जारी करेगी। ये बात अभी आप अपने दिमाग में बांध लें। आगे क्या दिया गया है? अभ्यर्थियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं, आरक्षण अधियाचन की जो शैक्षिक योग्यताएं क्या होंगी और कितना और क्या आरक्षण दिया जाएगा, इस पे बात की गई है। किसी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थियों की अर्हताएं तत्समय प्रवृत्त सुसंगत अधिनियमों, जो योग्यताएं होंगी वो कब तय होंगी? तत्समय, उस समय जो योग्यताएं तय होंगी। कब? उस समय जो लागू हो। तत्समय प्रवृत्त, उस समय लागू। सुसंगत अधिनियमों, जो उससे संगत में जो अधिनियम लागू हैं, जो अधिनियम हैं उससे जुड़े हुए, उसके अनुसार जो योग्यताएं प्रवृत्त हैं। जो सेवा नियमावली विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार होगी, जो भर्ती के समय चल रही होगी। भर्ती के समय जो सेवा नियमावली, जो अधिनियम लागू होंगे, उसके अनुसार जो है कि आपकी योग्यताएं तय होंगी। प्राधिकृत अधिकारी भरे जाने वाले पदों के अधियाचन और आरक्षण पर विनिश्चय करेगा। प्राधिकृत अधिकारी यानी कि जो आयोग का अध्यक्ष होगा, वो उस समय ये तय करेगा कि किसी पोस्ट के लिए किस तरीके से अधियाचन यानी कि आप जो है आपसे आवेदन मांगे जाएं और आरक्षण कितना कैसा तय किया जाएगा, ये उस समय तय होगा। चरित्र के विषय में जो करेक्टर है अध्यापक का, उसके विषय में बात की गई है। अध्यापक अथवा अनुदेशक के किसी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होगा कि वह किसी शैक्षणिक संस्था में सेवा योजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। अब क्या बताया गया है? टिप्पणी में, नोट में दिया गया है, संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। यानी कोई कैंडिडेट जो ऐसी किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी या स्टेट अथॉरिटी के माध्यम, सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी या स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी के माध्यम से किसी पद से हटाया गया है, तो वह यहाँ पर आवेदन या नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। आगे लिखा है कि नैतिक अक्षमता, यानी आप अगर नैतिक अक्षम हैं, आपने कोई ऐसा अपराध किया है जो आपके करैक्टर पे टीचर के अकॉर्डिंग सही नहीं है, आप उसके लिए दोष सिद्ध हैं, दोष सिद्ध हो गए हैं, तो पात्र नहीं होंगे। अगर आपका दोष सिद्ध नहीं हुआ है
मामला पेंडिंग में है तो आपको नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन शर्तों के अधीन। वैवाहिक परिस्थिति में क्या दिया गया है कि कोई भी किसी अध्यापक या अनुदेशक के पद पर नियुक्त ऐसा पुरुष जिसने 2 शादियां की हैं और उसकी दोनों पत्नियां जीवित हों तो वह पात्र नहीं होगा। महिला के विषय में कहा गया है कि किसी महिला ने यदि ऐसे पुरुष से शादी की है जिसकी एक पत्नी पहले से ही है और वह सेकंड वाइफ के तौर पे उसने शादी कर ली है तो वह महिला इस जॉब के लिए, इस नौकरी के लिए पात्र नहीं होगी। शारीरिक स्वस्थता, इसके विषय में बताया गया है कि वह व्यक्ति जो नियुक्ति लेना चाहता है मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो। आपने देखा होगा कि जब आपकी अपॉइंटिंग होती है उससे पहले आपसे फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा जाता है। उस फिटनेस सर्टिफिकेट का उद्देश्य यही होता है कि आप मानसिक और शारीरिक तौर पर काम करने के लिए उपयुक्त कैंडिडेट हैं। ये देखो इसमें सेकंड टर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्टता, किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के पूर्व आयोग द्वारा उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह किसी सरकारी अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे, जो कि कंपलसरी होता है, तभी आपकी नियुक्ति की जाएगी। बालिका महिला संस्था में पुरुष अभ्यर्थी की नियुक्ति का प्रतिषेध, क्या लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि कोई भी ऐसा विद्यालय या कोई भी ऐसी संस्था, महिला डिग्री कॉलेज हुआ, महिला इंटर कॉलेज हुआ, बालिका इंटर कॉलेज हुआ, बालिका जूनियर हाई स्कूल हुआ, तो उसमें नियुक्ति के लिए कोई भी पुरुष कैंडिडेट पात्र नहीं होगा, पुरुष कैंडिडेट योग्य नहीं माना गया है, सीधे सीधे मना कर दिया गया है। अब अध्याय 5 आया। अध्याय 5 में क्या दिया गया है, भर्ती की प्रक्रिया। भर्ती का स्रोत, क्या सोर्स होगा, किस सोर्स के माध्यम से भर्ती होगी। अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों में भर्ती के स्रोत वही होंगे जो संबंधित अधिनियमों, सेवा नियमावली, विश्वविद्यालय नियमावली में वर्णित हैं। जो उससे संबंध, बेसिक शिक्षा विभाग की भर्ती है, बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो नियमावली है उस नियमावली में क्या वर्णित है उसके अनुसार ही भर्ती होगी। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में, उच्चतर शिक्षा विभाग में कोई भर्ती आई तो उसकी सेवा, उसकी जो भर्ती प्रक्रिया है, किस प्रकार से उसकी भर्ती प्रक्रिया होती है, उसमें क्या सेवा शर्तें होती हैं, क्या योग्यताएं होती हैं, उसके अनुसार ही उसकी भर्ती होगी। अगर इंटरमीडिएट में कोई ऐसी भर्ती आती है तो उसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग की क्या जो है कि सेवा शर्तें होती हैं, क्या नियमावली होती है, उसके अनुसार भर्ती होगी। तो अभी नियमावली में परिवर्तन नहीं किया गया है, ये बात भी आप गांठ बांध लें। जो बहुत बड़ी एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कैंडिडेट्स के मध्य में कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। कोई कह रहा है कि 90% लिखित अंक कर दिए गए हैं, 10% साक्षात्कार के अंक हैं और आपकी जो एकेडमिक मेरिट है उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई किसी कन्फ्यूजन में जी रहा है, कोई किसी कन्फ्यूजन में जी रहा है। इन सारी बातों का पटाक्षेप यहाँ पे हो जाता है। उसमें सीधे सीधे लिखा है कि जो संबंधित अधिनियम हैं उन्हीं के अनुसार आपकी भर्ती होगी, लेकिन कराएगा शिक्षा सेवा चयन आयोग। बस ये प्रक्रिया थोड़ी सी बदली हुई है। रिक्तियों का अवधारण और अधिसूचित किया जाना, कितनी रिक्तियां हैं, कैसे उनकी सूचना दी जाएगी, अधियाचन कैसे मांगा जाएगा, इसके बारे में बात की गई। नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबंध तंत्र अथवा प्राधिकृत अधिकारी सीधी भर्ती के प्रयोजन से अधिनियम की धारा 10 की उपधारा 1 के अनुसार रिक्तियों की संख्या का अवधारण करेगा। कौन करेगा, नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबंध तंत्र सीधी भर्ती के लिए क्या करेंगे, रिक्तियों की संख्या का अवधारण करेंगे। रिक्तियों को यथास्थिति निदेशक उच्च शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, निदेशक बेसिक शिक्षा या निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, महानिदेशक अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से आयोग को यहाँ दी गई रीति से अधिसूचित करेगा। आयोग जब ये संख्या मांगेगा कि आपके यहाँ कितनी सीट्स वैकेंट हैं, कितने कैंडिडेट्स की आपको ज़रूरत है, तो किससे मांगेगा, जो डायरेक्टर होगा। हायर एजुकेशन में वहाँ के जो उच्च शिक्षा के निदेशक हैं उनसे सूचना मांगी जाएगी। इंटरमीडिएट कॉलेज की सूचना माध्यमिक शिक्षा के निदेशक से मांगी जाएगी
और जो बेसिक शिक्षा की सूचना है वो बेसिक शिक्षा निदेशक से मांगी जाएगी। जो मतलब प्रशिक्षण और आईटीआई जैसे कार्यालयों, आईटीआई जैसे विद्यालयों में अगर कोई ऐसी रिक्तियां होती हैं तो वो किससे मांगी जाएगी? महानिदेशक से। और अटल आवासीय विद्यालयों में जो संख्या खाली रहती है उनकी सूचना महानिदेशक से मांगी जाएगी और वही अधिसूचित करेगा। सेकंड पॉइंट में दिया गया है कि सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले प्रत्येक श्रेणी के पद के लिए भर्ती के अंतिम दिनांक को सेवानिवृत्ति के कारण होने वाली संभावित रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबंध तंत्र अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रिक्तियों का विवरण भर्ती के वर्ष की 15 जुलाई तक उपनियम 1 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को भेजा जाएगा। क्या लिखा हुआ है? इसका अर्थ यह है कि मान लिया कि आपसे सूचना मांगी गई है कि 1 जुलाई तक आप सूचना दें कि आपके यहाँ कितने कैंडिडेट या कितनी सीट्स वैकेंट हैं। 1 जुलाई 2024 में सूचना मांगी गई है, मान लेते हैं। तो जो भी प्राधिकारी इस बात की सूचना देगा वो 2024 में दिसंबर तक जो भी कैंडिडेट रिटायर हो रहे होंगे या उस सत्र के अंत तक 2024 के सत्र के अंत तक जो कैंडिडेट रिटायर हो रहे होंगे उनको सम्मिलित करते हुए सूचना देगा कि इतने कैंडिडेट हमारे यहाँ, इतनी सीट्स जो हैं वो खाली हैं। फिर क्या होगा? प्राधिकृत अधिकारी अपने कार्यालय के अभिलेखों से सत्यापन के पश्चात प्रत्येक श्रेणी के पदों की रिक्तियों के बारे में विषयवार आरक्षण श्रेणीवार रिक्तियों का समेकित विवरण तैयार करेगा। कैटेगरी के अनुसार, आरक्षण के अनुसार सारी रिक्तियों का विवरण जो है तैयार किया जाएगा और उसके बाद में 31 जुलाई तक आयोग को भेजा जाएगा। परंतु यह कि यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा करना समीचीन है तो वे लिखित आदेश द्वारा किसी विशेष भर्ती के वर्ष के संबंध में आयोग को रिक्तियां अधिसूचित किए जाने के लिए कोई अन्य दिनांक भी नियत कर सकती है, किसी अन्य डेट के माध्यम से भी सूचना मांग सकती है। और नीचे यहाँ पे ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात आपके लिए है नहीं कैंडिडेट के तौर पे। रिक्तियों की अधिसूचना तथा 29 आवेदन पत्र प्रस्तुत करना। क्या है कि किस माध्यम से रिक्तियों की अधिसूचना तथा 29 आयोग सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के संबंध में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों यानी SC, ST, OBC और EWS और अन्य आरक्षित श्रेणियों जैसा कि सरकारी सेवाओं में समय समय पर लागू हो। अन्य आरक्षित श्रेणियों जैसे PH हो गया, फिजिकल हैंडीकैप हो गया, एक सर्विसमैन हो गया, इनके लिए भी जो है कि रिजर्वेशन रहता है। तो इनके लिए जो आरक्षण है जो समय समय पर लागू हो के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए रिक्तियों का विज्ञापन कम से कम 2 दैनिक समाचार पत्रों में करेगा। यानी कि जो रिक्तियों का विवरण होगा, जो नोटिफिकेशन मांगा जाएगा, जो विवरण दिया जाएगा वो 2 समाचार पत्र, राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा जिनका राज्य में व्यापक प्रचलन हो। कंडीशन ये भी है कि ऐसा समाचार पत्र नहीं होना चाहिए जो क्षेत्रीय स्तर पर ही कार्य कर रहा हो, 2-4 जिलों में ही छप रहा हो। ऐसे 2 समाचार पत्रों में ये सारा विवरण छपेगा जो राज्य स्तर पर व्यापक प्रचलन में है और ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। विज्ञप्ति आयोग अपनी वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करेगा। ऐसा नहीं कि समाचार पत्र में ही लिख दिया। जो आवेदन मांगेंगे आप उसके साथ में वेबसाइट पर भी आपको पूरी विज्ञप्ति दी जाएगी, जो कि ओपनली आप इस समय भी देखते होंगे कि कोई भी अगर आवेदन मांगा जाता है तो उसके संबंध में सारी योग्यताएं और सारे पदों के संबंध में पूरा विवरण नोटिफिकेशन में वेबसाइट पर दिया रहता है। एक महत्वपूर्ण बात और है कि यदि 3 वर्ष के अंदर विज्ञापित पदों के सापेक्ष चयन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाती है तो उक्त विज्ञापन आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकता है
तथा आयोग को इसे पुनः विज्ञापित करने का भी अधिकार होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। खास बात उस दृष्टि से है कि बहुत सारी भर्तियां ऐसी होती हैं जो कोर्ट चली जाती हैं, 2-2 3-3 4-4 साल तक वो पूरी नहीं हो पाती हैं। तो उसके संबंध में स्पष्ट लिखा गया है कि यदि विज्ञापित पदों के सापेक्ष चयन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाए 3 वर्षों में भी, तो उस विज्ञापन को आयोग रद्द भी कर सकता है और उन भर्तियों के संबंध में एक नया विज्ञापन जारी करके और भर्ती कर सकता है। आगे क्या दिया गया है 3 नंबर पे कि अल्पसंख्यक संस्थाओं में अध्यापकों के चयन है तो विज्ञापन के लिए रिक्तियों की सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी और उनकी चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार बोर्ड में अल्पसंख्यक समुदाय से विशेषज्ञ प्रतिनिधि को अतिरिक्त रूप में रखा जाएगा। जो माइनॉरिटी कैंडिडेट्स से संबंधित जो एजुकेशनल संस्थाएं हैं तो उनके संबंध में इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहाँ पे अल्पसंख्यक कैंडिडेट्स पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होगा कि उससे संबंधित जो रिक्तियां होंगी, जो अधिसूचनाएं मांगी जाएंगी, जो अध्याचन मांगे जाएंगे, वो अलग से प्रकाशित किए जाएंगे और उससे उन कैंडिडेट्स के चयन का जब इंटरव्यू होगा तो उसमें अल्पसंख्यक समुदाय का कोई विशेषज्ञ प्रतिनिधि वह होना कंपलसरी है। चयन की प्रक्रिया, जो प्रोसेस दिया गया है सिलेक्शन का, चयन का, वो क्या प्रोसेस होगा कि आयोग आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा, रिव्यू करेगा आपके आवेदन को कि आपने आवेदन ठीक किया है कि नहीं है, या आपके आवेदन में कोई त्रुटि तो नहीं है। फिर पद के संबंध में लिखित परीक्षा का आयोजन कराएगा। अध्यापक या अनुदेशक जो भी है उसके पद के संबंध में लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। लिखित परीक्षा में 2 घंटे के कालावधि का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र, एक ऑप्शनल पेपर होगा सामान्य ज्ञान एवं संबंधित वैकल्पिक विषय का। क्या होगा इसमें? जनरल नॉलेज होगी यानी जीएस होगा, प्लस जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट जिसके संबंध जिस विषय में आप परीक्षा दे रहे हैं, जिस विषय के लेक्चरर या प्रोफेसर के लिए आप परीक्षा दे रहे हैं, उस सब्जेक्ट विशेष का जो पेपर होगा वो होगा। 2 घंटे का होगा। लिखित परीक्षा के लिए पूर्णांक का 90% अंक तथा 10% अंक साक्षात्कार के लिए होगा। क्या लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा के लिए पूर्णांक का 90% अंक जो आएगा वो रिटन में होगा और 10% अंक साक्षात्कार के लिए होगा। यानी अगर कुल 100 नंबर की परीक्षा होनी है तो 90 नंबर रिटन के होंगे और रिटन में क्या आएगा? जीएस प्लस आपका स्पेशल सब्जेक्ट, और 10 नंबर में आपका क्या होगा? इंटरव्यू। जहां साक्षात्कार नहीं होगा, क्या लिखा हुआ? जहां साक्षात्कार नहीं होगा, यानी ऐसे पद भी हो सकते हैं जिनमें साक्षात्कार ना हो, तो वहां लिखित परीक्षा पूर्णांक का 100% अंक होगा। वहां 100% रिटन ही एग्जाम कराया जाएगा, वहां पे जहां इंटरव्यू की व्यवस्था नहीं है। और पूर्णांक का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा कि किसी एग्जाम का पूर्णांक कितना होना है, ये तय कौन करेगा? ये आयोग तय करेगा। आइए देखते हैं इसमें आगे लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा के आयोजन के लिए यथासंभव जिला मुख्यालयों, जो आपके सेंटर बनेंगे, जो आपके केंद्र बनेंगे, परीक्षा केंद्र, उसके बारे में भी कुछ एक बातें की गई हैं कि जिला मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा और निरीक्षकों को मानदेय ऐसे दर पर संदत किया जाएगा जैसा आयोग द्वारा नियत किया जाए। एग्जाम सेंटर बनाने की कोशिश कहाँ की जाएगी? आपके जिला मुख्यालयों पर, और जिला मुख्यालयों पर आपका आवेदन सेंटर होगा। और ये भी क्लियर कर दिया गया है कि जो निरीक्षक होंगे उनको क्या मानदेय मिलेगा? जो आयोग तय करेगा वही मानदेय देय होगा। आगे क्या है? स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्य पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा के अंक, शैक्षिक प्रदर्शन सूचक एपीआई के अंक एवं साक्षात्कार के अंकों को समेकित कर योग्यता अनुसार चयन सूची निर्गत की जाएगी। ये डिग्री कॉलेज प्राचार्य के लिए जो योग्यता है उसके संबंध में बातचीत की गई है। लिखित परीक्षा हेतु क्या क्या होगा? वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होगा जिसमें सामान्य ज्ञान और प्रशासनिक अभिक्षमता का होगा। डिग्री कॉलेज का जो प्राचार्य होगा वो क्या करेगा? वो
पढ़ाएगा तो नहीं, वो प्रशासन करेगा, वहाँ की व्यवस्थाओं को मैनेज करेगा, इसलिए उसमें क्या क्या होगा कि जीएस प्लस प्रशासनिक अभिक्षमता, जो मतलब वहाँ प्रशासन करने की जो योग्यता है उसके संबंध में पेपर लिया जाएगा। जबकि अगर डिग्री कॉलेज के लेक्चरर के लिए अगर आपका पेपर होगा तो उसमें जीएस और संबंधित सब्जेक्ट पूछा जाएगा। आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आयोग द्वारा नियुक्त किए गए परीक्षक से या कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा। अगर ओएमआर सीट है तो ओएमआर सीट का मूल्यांकन मुख्यतः वर्तमान में कंप्यूटर के माध्यम से ही कराया जाता है, लेकिन अगर रिटन एग्जाम कोई ऐसा होता है जिसमें रिटन में एग्जाम कराया जाता है तो वो परीक्षकों के माध्यम से भी उसका मूल्यांकन कराया जा सकता है, जो कि यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। जहां साक्षात्कार लिए जाना आवश्यक है वहां साक्षात्कार के लिए 10% अंक रखे जाएंगे। यानी मान लिया अगर 1000 अंक का पूरा पूर्णांक है तो पूर्णांक में 900 नंबर का जो होगा वो रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगी, और 100 नंबर का जो होगा वो साक्षात्कार होगा या इंटरव्यू होगा। और उसमें भी क्या कहा गया है, साक्षात्कार अंक के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत यह होगा कि सामान्य ज्ञान, व्यक्तित्व परीक्षण एवं अभिव्यक्ति की योग्यता के दृष्टिगत साक्षात्कार के अंक दिए जाएं। सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा, आपके व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और आप उन प्रश्नों को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं, आपका अभिव्यक्ति कौशल कितना अच्छा है, इस योग्यता के अनुसार आपको इंटरव्यू में नंबर दिए जाएंगे। साथ ही एक चीज और क्लियर की गई है कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या के 3 से 5 गुने तक, जैसा कि आयोग उचित समझे, बुलाए जाएंगे। यानी अगर 100 सीट्स हैं तो जो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे वो 300 से 500 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, यानी 3 से 5 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। अंतिम अंक कट ऑफ प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार बोर्ड में विषय विशेषज्ञों के परामर्श के आधार पर साक्षात्कार बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। क्या है कि साक्षात्कार बोर्ड में विषय विशेषज्ञ जो हैं के परामर्श के आधार पर अंक साक्षात्कार बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दिया जाएगा। यानी जो साक्षात्कार बोर्ड का जो हेड पर्सन होगा, सबसे वरिष्ठ कैंडिडेट होगा, वह क्या करेगा, वह अंक देगा, और साथ ही उनकी एडवाइजरी कौन करेगा, उनको सलाह कौन देगा, जो उस सब्जेक्ट के विषय विशेषज्ञ हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, वो इस बात को बताएंगे कि इसमें कौन साथ ही जो स्पेशलिस्ट उस सब्जेक्ट से संबंधित जो व्यक्ति हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, वो यह तय करेंगे कि कितने अंक दिए जाने चाहिए, और वो अंक साक्षात्कार बोर्ड का हेड पर्सन देगा। चयन की निष्पक्षता और शुचिता को बनाए रखने के दृष्टिगत चयन प्रक्रिया के अंतिम परिणाम से पूर्व अभ्यर्थियों के अंक प्रकट नहीं किए जाएंगे। यानी जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आ जाती तब तक आपके अंक जो हैं वो गोपनीय रखे जाएंगे कि आपको कितने अंक प्राप्त हुए। इसके साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अध्यापक अथवा अनुदेशक के जिन पदों पर साक्षात्कार किया जाना है, अब साक्षात्कार के विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह आई है कि जिन पदों पर साक्षात्कार किया जाना है उसमें आयोग लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त हुए अंकों को जोड़कर, जो इंटरव्यू में नंबर मिले हैं और जो रिटन में नंबर मिले हैं, दोनों को जोड़कर जहां केवल लिखित परीक्षा होना है, उसमें आयोग मात्र लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विज्ञापन के सापेक्ष मेरिट के क्रम में जो अभ्यर्थी
सर्वाधिक उपयुक्त पाए जाएं, यानी जो टॉप लेवल के कैंडिडेट होंगे वही कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे। साथ ही चयनित अभ्यर्थियों के नामों की सूचना। आयोग अधियाचन भेजने वाले प्राधिकृत अधिकारी को विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष नियम 30 के उपनियम 10 के अनुसार तैयार पैनल अग्रसारित करेगा। प्राधिकृत अधिकारी से संस्था आवंटन के पश्चात इस नियमित प्राधिकृत संस्था के नियुक्त प्राधिकारी अथवा प्रबंध तंत्र अथवा प्राधिकृत अधिकारी को भेजेंगे। संस्था आवंटन निम्नलिखित रीति के प्राधिकारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। कैसे संस्था आवंटित की जाएगी? अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपको कौन सी संस्था मिलेगी, किस जगह पर अपॉइंटमेंट मिलेगा, उसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर की गई हैं। अधिसूचित रिक्तियों की सूचना विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करके पैनल में अंकित अभ्यर्थियों से ऑनलाइन 5 संस्थाओं की अधिमानता ली जाएगी, यानी आपसे 5 संस्थाओं का विकल्प मांगा जाएगा और उनमें से आपकी योग्यता के अनुसार एक संस्था आपको आवंटित कर दी जाएगी। तो ये आपकी संस्था आवंटन के विषय में चीज़ें बताई गई हैं। और आगे देखते हैं इसके अलावा कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ हो तो लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं अन्य प्रकीर्ण कार्य। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार। लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार है तो आमंत्रित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के विहित अंकों से न्यूनतम 40% अंक दिया जाना अनिवार्य है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि अगर 100 नंबर का इंटरव्यू है तो 100 नंबर में से आपको 40 नंबर अगर आप उपस्थित हो गए हैं इसी बात के दिए जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आमंत्रित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए विहित अंकों में से न्यूनतम 40% अंक दिया जाना अनिवार्य होगा। यथासंभव 90% तक अधिकतम अंक दिए जा सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अगर 100 नंबर का इंटरव्यू है तो 100 नंबर में न्यूनतम मिनिमम कितने नंबर दिए जा सकते हैं? जो देना कंपलसरी ही है वो है 40। अगर आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने प्रेजेंट हो गए हैं, आप कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ वहां पर बैठे हुए हैं, तो भी इंटरव्यू बोर्ड आपको 40 नंबर देगा। और मैक्सिमम इंटरव्यू बोर्ड आपको कितने नंबर दे सकता है? आप कितना भी अच्छे तरीके से इंटरव्यू बोर्ड को सारे आंसर्स प्रेजेंट कर रहे हैं, फिर भी इंटरव्यू बोर्ड आपको अधिकतम 90 नंबर ही दे सकता है। 100 में से 90 से ज़्यादा नंबर दे नहीं सकता। और क्या बताया गया? लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में से एक दिन में एक बोर्ड में साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों की संख्या एवं प्रतिदिन संचालित होने वाले बोर्ड की संख्या परीक्षा समिति द्वारा आवश्यकता अनुसार विनिश्चय किया जाएगा। ये तय किया गया है कि एक बार में कितने बोर्ड गठित होकर साथ साथ कितने बोर्ड बैठेंगे, एक बोर्ड में कितने कैंडिडेट अपने इंटरव्यू के लिए प्रेजेंट होंगे और किस बोर्ड में कौन कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए प्रेजेंट होगा, इसका निर्धारण आवश्यकता अनुसार आयोग द्वारा किया जाएगा। परीक्षकों एवं प्रश्निकों जो पेपर सेटर्स हैं इत्यादि की सूची। परीक्षा समिति का चेयरमैन प्रत्येक विषय के लिए परीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए, यानी जो कॉपियों की जांच कौन करेगा, जो अपनी आंसर शीट की कौन जांच करेगा, उनकी नियुक्ति के लिए अरे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगा और इसे आयोग के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। ऐसी सूची प्रत्येक 3 वर्ष में कम से कम एक बार पुनरीक्षित की जाएगी, परंतु यह है कि पूर्ववर्ती सूची में सम्मिलित कोई व्यक्ति पुनरीक्षित सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए अर्ह होगा। यानी कौन पेपर सेट करेगा, कौन व्यक्ति जो है कापियों की जांच करेगा, इसके संबंध में जो सूची बनाई जाएगी उस सूची का प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण होगा और प्रत्येक 3 वर्ष में कम से कम एक बार पुनरीक्षण होगा। यानी 3 वर्ष में एक बार उसका रिव्यू किया जाएगा। हालांकि जो पुराने कैंडिडेट हैं वही उस सूची में फिर से रखे जा सकते हैं, लेकिन रिव्यू होना कंपलसरी होगा। बाकी बताया गया है कि यथासंभव उसमें सम्मिलित अभ्यर्थियों के बारे में उनकी शैक्षिक अर्हताओं, उपाधि और स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन का अनुभव या वृत्तिक अनुभव से संबंधित सूचना अंतर्विष्ट होगी और आयोग द्वारा संचालित ऐसी पूर्व परीक्षाओं का विवरण अंतर्विष्ट होगा जिसमें उन्होंने परीक्षक के रूप में कार्य किया हो। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो पहले ही किसी परीक्षा में परीक्षक का कार्य कर चुका है तो उसकी भी सूचनाएं उसमें अंतर्विष्ट की जाएंगी या उसमें रखी जाएंगी।
प्रश्न पत्र को तैयार करना, अनुसीमन एवं मुद्रण करना। पेपर कैसे तैयार होगा, पेपर कैसे जो है कि टाइप होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 भिन्न भिन्न प्रश्निकों द्वारा जो एक ही स्थान से संबंधित नहीं होंगे तैयार किया जाएगा। यानी जो पेपर तैयार किया जाएगा वो 3 अलग अलग कैंडिडेट तैयार करेंगे और तीनों कैंडिडेट एक ही संस्थान से या एक ही जगह से संबंधित या एक ही विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। प्रश्निकों से प्राप्त मुहरबंद प्रश्न पत्र परीक्षा समिति के चेयरमैन की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। जो पेपर सेटर्स पेपर सेट करके भेजेंगे वो जो समिति का चेयरमैन होगा उसकी कस्टडी में रखे जाएंगे और सील बंद लिफाफों के अंदर रखे जाएंगे। तीनों प्रश्निकों से प्राप्त प्रश्न पत्र के अंतर्विष्ट मुहरबंद लिफाफे को रसीद के साथ परीक्षा समिति के चेयरमैन द्वारा संबंधित अनुसीमकों को सौंप दिया जाएगा। अनुसीमक समस्त 3 प्रश्न पत्रों का अनुसीमन करेगा। आवरण पर बिना कोई पहचान चिन्ह बनाए अपनी मुहर लगाकर उसको अलग अलग आवरण में रखेगा और उन्हें रसीद के साथ परीक्षा समिति के चेयरमैन को सौंप देगा। यानी तीनों प्रश्न पत्रों का जो है कि सीलबंद लिफाफे में उनकी मल्टीपल कॉपियां बना के चेयरमैन को सौंप दी जाएगी। ऐसे लिफाफे जिनमें किसी भी प्रकार का कोई मार्क ना बना हो ताकि जो गोपनीयता है वो बनी रहे। परीक्षा समिति का चेयरमैन किसी विषय के किन्हीं भी 2 अनुसीमित प्रश्न पत्रों को मोहरबंद आवरण खोले बिना चुनेगा और उसे उसी रूप में मुद्रणालय को भेज देगा जो प्रश्न पत्रों का मुद्रण करने जिसमें प्रूफ रीडिंग सम्मिलित है और परीक्षा समिति द्वारा दी गई सूचना के अनुसार समस्त परीक्षा केंद्रों के लिए प्रश्न पत्रों का पैकेट अपनी मुहर लगाकर तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा। कौन होगा, परीक्षा समिति का चेयरमैन। परीक्षा समिति के चेयरमैन को जब वो प्रश्न पत्र 3 प्रश्न पत्रों का सेट मिलेगा उसमें से कोई भी 2 प्रश्न पत्र रैंडम ऐसे ही उठाएगा और वो टाइप करने के लिए भेज देगा। वो टाइप किए हुए प्रश्न पत्र बाद में परीक्षा केंद्रों को भेज दिए जाएंगे जहां पर एग्जाम कराया जाना है। क्या बताया गया है कि OMR सीट की मुद्रण एवं उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन। ऑफलाइन परीक्षा संचालित करने के आयोग के विनिश्चय पर OMR सीटों का मुद्रण यानी OMR सीटें कहाँ टाइप होंगी, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन उसके बाद में जब वो OMR सीट फिल हो जाएंगी, कैंडिडेट उस पर अपना एग्जाम दे लेगा, उनका क्या होगा, उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर पृथक रूप से किसी प्रतिष्ठित अभिकरण द्वारा कराया जाएगा। ऐसे अभिकरण की नियुक्ति करते समय इस बात की विशेष सावधानी रखी जाएगी कि उक्त अभिकरण रजिस्ट्रीकृत हो तथा उसकी ख्याति अच्छी हो और उसके विरुद्ध किसी राज्य में कोई प्रतिकूल तथ्य ना पाया गया हो। किसी भी ऐसे अभिकरण के माध्यम से कराया जाएगा, किसी भी ऐसी संस्था के माध्यम से कराएगा जो उत्तर प्रदेश से बाहर हो, उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर पृथक रूप से किसी प्रतिष्ठित अभिकरण के जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो, जिसपे किसी प्रकार का कोई दाग ना हो, वर्तमान से लेकर उसके पास्ट टाइम पे कोई ऐसा उस पर आरोप ना लगा हो कि उसने कहीं पर कोई शुचिता खंडित की है, किसी प्रकार का कोई आरोप उसके ऊपर ऐसा ना लगा हो, तो उसके माध्यम से इवैल्यूएशन कराया जाएगा, मूल्यांकन कराया जाएगा। उक्त अभिकरण की नियुक्ति परीक्षा समिति के ज्येष्ठतम सदस्य चेयरमैन से भिन्न द्वारा की जाएगी जो ज्येष्ठतम सदस्य द्वारा दिए गए समस्त निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी तथा उस कार्य की गोपनीयता से संबंधित समस्त उत्तरदायी संस्था एवं ज्येष्ठतम सदस्य की होगी। OMR सीटों का मुद्रण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एवं अन्य कार्य उपरोक्त नियुक्त किए गए संगठन द्वारा किया जाएगा तथा संबंधित प्रपत्र मुहरबंद लिफाफे में परीक्षा समिति के ज्येष्ठ सदस्य को संगठन द्वारा प्रदान कराया जाएगा। अब यानी कि इसमें वर्णन किया गया है कि जो मूल्यांकन होगा, मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार कौन होगा, उस अभिकरण को चुनने के लिए जिम्मेदार कौन होगा और जो मूल्यांकन का शुल्क होगा उसका शुल्क प्रत्येक अभ्यर्थी आयोग को ऐसे परीक्षा शुल्क का भुगतान करेगा जैसा कि आयोग द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से समय समय पर अवधारित किया जाए। आपसे कितनी फीस ली जाएगी उस एग्जाम के लिए ये राज्य सरकार के अनुसार समय समय पर तय किया जाएगा। परीक्षा शुल्क ऑनलाइन अथवा आयोग के सचिव को देय रेखांकित पोस्टल ऑर्डर, या तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर जो है वो आयोग के सचिव को देय होंगी। परीक्षा संचालन,
परीक्षाओं के संचालन के लिए समस्त प्रबंध ऐसे निर्देशों के अनुसार किए जाएंगे जो आयोग द्वारा इस निमित्त किए जाएं। आयोग ऐसी संस्थाओं, ऐसी परीक्षाओं के समुचित और समय से संचालन तथा उसकी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा। परीक्षाओं से संबंधित समस्त संविधाएं लिखित रूप से होंगी और समस्त दस्तावेज परीक्षाओं से संबंधित अभिलेख परीक्षा नियंत्रक की वैयक्तिक अभिरक्षा में रखे जाएंगे। पूरे जो नियमावली का निचोड़ है वो ये है कि अभी किसी भी तथ्य पे आप एक अवधारणा अपनी निर्मित ना करें, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट दिमाग में ना बिठाएं। जो ये निर्देश आए हैं वो बहुत ही सामान्य हैं, इससे पूर्व भी ऐसे निर्देश आ चुके हैं। मुख्यतः जो आपकी नियुक्ति होती है, मुख्यतः जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है एग्जाम से संबंधित नोटिफिकेशन। इसमें सारगर्भित चीज़ें कही गई हैं। जब आप नोटिफिकेशन आपका आएगा, उस नोटिफिकेशन में जो योग्यताएं और जो मानदंड तय किए जाएंगे आपको वो बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ने होंगे। उन्हीं के अनुसार आपका एग्ज़ाम कब होगा, आप पे कितना शुल्क लिया जाएगा, आपको क्या आरक्षण मिलेगा, आपको कितनी उम्र सीमा, आपकी कितनी उम्र सीमा होनी चाहिए, आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें निर्धारित करेगा आपका नोटिफिकेशन। तो अभी किसी अवधारणा को ना बनाएं, आप अपना प्रयास जारी रखें, पढ़ाई के लिए अपना अधिकतम प्रयास करते रहें और नोटिफिकेशन आने का वेट करें। जब भर्ती आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, उसके अनुसार आपको तय करना होगा कि आप कितने योग्य और कितने अयोग्य हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये नोटिफिकेशन का, इस नियमावली का पूरा वर्णन आपको पसंद आया है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।